सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीवी हिंदी चैनल पर। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार चल रही होगी। हिंदी की श्रृंखला में हमारा चल रहा था समास। समास से संबंधित हम कुछ वीडियो पहले पूरा कर चुके हैं। आज की वीडियो हम देखेंगे द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। इससे पहले वाली वीडियो हमने देखा था कि अव्ययभाव समास क्या होता है, आपका कर्मधारय समास क्या होता है और द्विगु समास क्या होता है। तो हमने देखा था अव्ययभाव समास में, जैसे हमने क्या देखा था, अव्ययभाव समास, अव्ययी भाव समास। अव्ययभाव समास में हमने अगर प्रमुख रूप से देखा जाए तो ये प्रथम पद प्रधान हुआ करता था। इसमें जिस समास का प्रथम पद प्रधान होता है उसको हमने कैसे देखा था, अव्ययभाव समास के नाम से जाना था। दूसरा हमने प्रमुख रूप इसमें क्या देखा था कि मान के चलिए प्रथम पद क्या होगा, इसमें प्रथम पद अव्यय होगा, या फिर क्या हो सकता है, प्रथम पद उपसर्ग हो सकता है, उपसर्ग हो सकता है। फिर इसके बाद या तो प्रथम पद अव्यय होगा या उपसर्ग होगा। फिर इसके बाद क्या आएगा, आपका संज्ञा आएगा, संज्ञा। तो ये वाली परिस्थिति हमारी क्या बोली जाती थी, अव्ययभाव समास बोली जाती थी। अब हमने अव्ययभाव समास को भी दो भागों में विभक्त किया था कि एक तो अव्यय पद पूर्व अव्ययभाव समास और एक नाम पद पूर्व अव्ययभाव समास। दूसरा हमने देखा था कि आपका कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में हमने क्या देखा था कि विशेषण प्लस संज्ञा, जिसका प्रथम पद क्या हो, आपका विशेषण हो और उत्तर पद क्या हो, आपका संज्ञा हो। और विशेषण भी कैसा हो, आपका असंख्यावाची हो, संख्यावाची। विशेषण आपका असंख्यावाची हो, उसके बाद संज्ञा का योग हो। ये हम पिछली वीडियो में पूरा कर चुके हैं कि संख्यावाची विशेषण क्या होते हैं, असंख्यावाची विशेषण क्या होते हैं। तो जिन्होंने भी हमारे पहले वाले वीडियो नहीं देखे समास से संबंधित, वो राइट कॉर्नर आई बटन पे जाके उन वीडियो का लिंक प्राप्त कर सकता है, तो वहां से उन वीडियो को देख सकता है। अब जहां पे विशेषण प्लस संज्ञा का योग होता है वहां पे कर्मधारय समास होता है। अब नंबर 2 हमारा ये था, नंबर 1 हमारा ये था। साथ साथ हमने अगला तीसरा देखा था द्विगु समास, द्विगु समास। अब द्विगु समास में हमने क्या जाना था, द्विगु समास में हमने देखा था कि यहां पे भी विशेषण प्लस संज्ञा का योग होगा, लेकिन यहां पे आपका विशेषण कैसा मिल रहा था, असंख्यावाची। लेकिन द्विगु समास में क्या होता है कि जो विशेषण मिलता है आपका वो संख्यावाची विशेषण मिलता है, संख्यावाची विशेषण मिलेगा आपको। तो जहां पे संख्यावाची विशेषण प्लस संज्ञा का योग होता है तो ये विशेषण आपका समूह का बोध कराता है, इसलिए हम क्या बोलते थे, इसको द्विगु समास बोलते थे। तो इससे संबंधित हम सभी के सभी नियम पढ़ चुके हैं और साथ साथ इसके उदाहरण भी देख चुके हैं। आज की वीडियो हम देखेंगे कि द्वंद्व समास क्या होता है और पूरा करने का प्रयास करेंगे बहुब्रीहि समास को भी। अगला होगा हमारा नंबर 4 होगा आपका द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास में हम देखेंगे कि ये कैसा समास है, पद की प्रधानता के आधार पर हम कैसा समास मानते हैं इसको मानते हैं हम उभय पद प्रधान, उभय पद प्रधान। उभय पद प्रधान मतलब इसके दोनों ही पद प्रधान होंगे, प्रथम पद भी प्रधान होगा और द्वितीय पद भी प्रधान होगा। अब नाम से स्पष्ट है कि द्वंद्व किसमें होगा, द्वंद्व मतलब विरोधाभास की स्थिति। अब समास होता क्या है, शब्दों का योग। तो जहां प्रथम पद और द्वितीय पद, प्रथम शब्द और द्वितीय शब्द जब योग करते हैं तो वहां पे क्या होगा, एक द्वंद्व जैसी स्थिति होगी, विरोधाभास जैसी स्थिति होगी। तो अधिकतर यहां पे हम देखते हैं कि विलोम स्थितियां बन जाती हैं। कैसी स्थिति बनती है, विलोम स्थिति बनती है, विलोम स्थिति बनती है। तो यहां पे एक कंक्लूजन ये भी निकलता है कि यहाँ पे ज्यादातर जो उदाहरण मिलते हैं आपको
वो विलोम शब्द से संबंधित उदाहरण मिल जाते हैं। तो अब हम इसमें क्या बोल सकते हैं, इसका हम परिभाषा लिखें। परिभाषा परिभाषा कैसे बनती है हमारी इसकी, ऐसा समास जिसके उभय पद इसी को बोल देते हैं हम दोनों पद प्रधान होते हैं तथा यहां विरोध की स्थिति ऐसी को हम बोल देते हैं विलोम का भाव निहित होता है क्या कहलाता है हमारा, द्वंद्व समास कहलाता है। द्वंद्व समास कहलाता है। ऐसा हमेशा नहीं हुआ कि हमेशा विलोम होंगे, विलोम नहीं होंगे तो विलोम जैसे प्रतीत होंगे हमको, तो वहां पे हमारा कौन सा हो जाएगा, हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। अब प्रश्न ये बनता है कि द्वंद्व समास के भी भेद होते हैं कि नहीं होते हैं। तो द्वंद्व समास के भी 3 भेद होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं इतरेतर द्वंद्व, दूसरा पढ़ते हैं वैकल्पिक द्वंद्व और तीसरा पढ़ते हैं हम समाहार द्वंद्व। तो द्वंद्व समास के भेद, हेडिंग बना सकते हैं हम, द्वंद्व समास के भेद। वो कितने होते हैं आपके, 3। तो नंबर 1 हमारा कौन सा हो सकता है, नंबर 1 होता है हमारा इतरेतर द्वंद्व समास। अब जिन लोगों ने मेरे से संधि पढ़ी है उनको याद आ रहा होगा कि इतरेतर एक शब्द हम पहले भी यूज कर चुके हैं। जब हमने गुण स्वर संधि पढ़ा था तो इतर धन इतर, इसका योग हमने गुण स्वर संधि में देखे था, तब भी मैंने इस शब्द का जिक्र किया था। अब दूसरा है इसका विकल्प या इसी को बोल देते हैं वैकल्पिक, विकल्प द्वंद्व समास। और अंतिम है आपका नंबर 3 समाहार द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास के भेद हमने देखे कितने हैं आपके, 3। इतरेतर द्वंद्व समास, विकल्प या वैकल्पिक बोल सकते हैं इसको, मैं और भी लिख देता हूं, वैकल्पिक द्वंद्व समास। और तीसरा आपका समाहार द्वंद्व समास। तो अब हम बारी बारी से देखेंगे कि इतरेतर द्वंद्व समास क्या होता है, वैकल्पिक द्वंद्व समास क्या होता है और समाहार द्वंद्व समास क्या होता है। तो एक साइड में डालता हूं मैं इतरेतर द्वंद्व समास, इतरेतर द्वंद्व। एक डाल देता हूं मैं विकल्प द्वंद्व और अंत में डाल देता हूं मैं समाहार द्वंद्व। अब हम तीनों को तुलनात्मक अध्ययन पढ़ेंगे कि इतरेतर द्वंद्व क्या होता है, विकल्प द्वंद्व क्या होता है और समाहार द्वंद्व क्या होता है। तो इतरेतर द्वंद्व में हमको क्या मिलेगा, इसमें जब इसका समास विग्रह करते हैं तो इसमें किस शब्द का प्रयोग करते हैं, और शब्द का प्रयोग करते हैं। वहीं विकल्प द्वंद्व, यहां से तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि विकल्प या तो पहला या दूसरा, तो यहां पे क्या आएगा, या फिर क्या आएगा, अथवा। इन दोनों में से एक चीज हम देख सकते हैं, या तो या लगाएंगे या फिर अथवा देखेंगे। साथ साथ समाहार द्वंद्व हम क्या देखेंगे, यहां पे हम देखते हैं आदि, या फिर क्या मिलेगा यहाँ पे
इत्यादि। अब हम ये देखेंगे कि आदि का प्रयोग कब करते हैं और इत्यादि का प्रयोग कब करते हैं। तो इतरेतर द्वंद्व का जब हम समास विग्रह करते हैं तो और का प्रयोग करेंगे। विकल्प द्वंद्व का देखते हैं तो या अथवा का प्रयोग करेंगे। और समाहार द्वंद्व में देखेंगे तो आदि या इत्यादि का प्रयोग करते हैं। अब और हम क्या देख सकते हैं, एक चीज हम यहां से और देख सकते हैं कि यहां पे जो इतरेतर द्वंद्व में आने वाले उदाहरण होंगे या तो विलोम होंगे या विलोम जैसे प्रतीत होते हैं। तो यहां पे क्या होगा, इसमें आने वाले शब्द या तो विलोम होते हैं या विलोम जैसे प्रतीत होते हैं। साथ साथ विकल्प द्वंद्व में हम क्या देखेंगे कि यहां हमेशा विलोम शब्द ही होते हैं। हमने यहां पे क्या देखा इतरेतर द्वंद्व में कि इसमें आने वाले शब्द या तो विलोम होंगे या विलोम जैसे प्रतीत होंगे। साथ साथ विकल्प द्वंद्व में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भी शब्द आएंगे वो कैसे होंगे, यहाँ पे विलोम ही शब्द होंगे। साथ साथ जो समाहार द्वंद्व होता है, यहां आने वाले शब्द हमेशा बहुवचन में होते हैं, तो जो समाहार द्वंद्व है इसमें आने वाले शब्द कैसे होंगे, हमारे बहुवचन शब्द होंगे। इससे संबंधित कुछ एक फैक्ट और हैं, जैसे मान के चलिए हमने द्विगु समास में क्या देखा था। द्विगु समास में हमने देखा था कि जहां पे संख्याओं का प्रयोग होता है, हमने वहां पे देखा था द्विगु समास होता है। लेकिन संख्याओं भी कौन सी होगी हमारी, तो हमने देखा था 1 से लेके 10 तक की या 10 की ऐसे मल्टीपल जो 10 से विभाज्य हो जाते हैं, वो हमने संख्या को देखे थे। लेकिन वहां पर भी मैंने बताया था जो बीच वाली संख्या होती है वो हमारी कौन सी संख्या मानी जाती है, वो हमारी इतरेतर द्वंद्व में मानी जाती है। द्वंद्व समास बताया था, लेकिन द्वंद्व में भी कौन सा माना जाता है, वो इतरेतर द्वंद्व वाला माना जाता है। तो यहां पर मैं बता देता हूं कि बीच में आने वाली संख्या अर्थात इस चीज को हम और कैसे डिफाइन कर सकते हैं सही से, कि 1 से लेकर 10 तक की एवं 10 से विभाज्य संख्याओं को छोड़कर तथा उन उपसर्ग को छोड़कर क्योंकि हमने देखा था कि उन उपसर्ग हमारा कहां पे आता है, हमारा अव्ययभाव समास में आ जाता है। तो जैसे हम देखते हैं 29, 39 ऐसी संख्या हमारी कहां पे जाती है, आपकी अव्ययभाव समास में। तो उन उपसर्ग को छोड़कर शेष सभी संख्याएं कहां पे आएंगी, आपकी इतरेतर द्वंद्व में। शेष सभी संख्याएं इतरेतर द्वंद्व में आती हैं।
1 से लेके 10 तक और 10 के मल्टीपल वो तो आपके चले जाएंगे द्विगु समास में। वहीं उन उपसर्ग वाली कहां पे जाएंगी, वो आपकी अव्ययभाव समास में चले जाएंगी। और जितनी भी बीच वाली संख्या रह जाती है वो हमारी सब कहां पे आएंगी, इतरेतर द्वंद्व समास में आ जाएंगी। तो अब हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं, तो उदाहरण से पता चलेगा आपका कि कैसे बनते हैं। अब जैसे मान के चलिए विकल्प द्वंद्व में आपकी संख्या कौन सी आ जाएगी, जैसे 10 20 2 4। जैसे यहां पे मैं मान सकता हूं जैसे 10 20। अब 10 20 हमारा कैसा बन रहा है, एक विलोम जैसी स्थिति बन रही है, बिल्कुल विलोम है ये 10 20 ऐसे मिलेगा। जैसे मान लो 1000 2000 1000 2000। अब संख्या का प्रयोग तो यहां पे भी हो रहा है, लेकिन ये संख्या और इस संख्या में अंतर है, क्योंकि जहां पे एकदम विलोम जैसी स्थिति बन जाती है, हमेशा विलोम जैसी स्थिति बनती है, उसे हम विकल्प द्वंद्व में रखते हैं। तो अब हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। यदि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन समय से मिलते रहते। अब हम देखेंगे इसके कुछ उदाहरण। जैसे इतरेतर द्वंद्व में उदाहरण दे सकते हैं, जैसे माता पिता। माता पिता, तो माता पिता का हम कैसे करेंगे, माता और पिता। माता और पिता, क्योंकि हमने देखा था कि इतरेतर द्वंद्व में जब हम समास विग्रह करते हैं तो दोनों पदों के बीच हम किसका प्रयोग करते हैं, और का प्रयोग कर देते हैं। जैसे इसके मैं अब अन्य उदाहरण बताता चलूंगा, जैसे देश विदेश। देश विदेश, तो देश विदेश भी हमारा क्या हो जाएगा, देश और विदेश। ऐसे हम देखते हैं सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम। तो इसमें भी हम क्या कर देंगे, सीता और राम, राधे और श्याम। अन्य उदाहरण भी देख सकते हैं हम इसके, हरिहर। अब हरिहर का क्या हो जाएगा, हरि और हर। हरि यहां पे कौन आ रहा है, हरि यहां पे आपके आ रहे हैं विष्णु जी, विष्णु, और हर बोलते हैं शिव को। देखिए हमको समास में पहले क्या देखता है, मूल शब्द ही देखते हैं। ये तो मैंने इसका अर्थ बता दिया है कि हरि किसे बोलते हैं, विष्णु को, और हर किसको बोलते हैं, शिव को। इसका क्या मिलेगा आपको, हरि और हर। ये हमारा विकल्प सही रहेगा, लेकिन मैंने आपको इसका अर्थ बता दिया है। और भी देख सकते हैं, जैसे हम जैसे 25। अब जो आपकी ये कैसा है, आपका मध्य गिनती है, तो 25 का क्या हो जाएगा, 5 और 20। 5 और 20 क्या हो जाएगा आपका, 25। हमेशा पहले छोटी संख्या लेते हैं और फिर बाद में बड़ी संख्या। ऐसे नहीं बोलेंगे 20 और 5, नहीं, 5 और 20। यदि ऐसे मान लीजिए 61 62 कुछ भी मान लो, तो क्या हो जाएगा, 2 और 60 62 हो जाएगा, 1 और 60 61 हो जाएगा, 24 मान के चले, 4 और 20। इस प्रकार से जो भी संख्या आपकी जो मध्य वाली संख्या आती है वो हमारी कहां पे आती है, वो इतरेतर द्वंद्व में ही आती है। जैसे और भी हम देख सकते हैं, जैसे कृष्णार्जुन। कृष्णार्जुन, तो इसका क्या बनेगा, कृष्ण और अर्जुन। इसका क्या बन जाएगा, कृष्ण और अर्जुन। तो हमने क्या देखा, इतरेतर द्वंद्व में हमेशा जब समास विग्रह करते हैं तो उन दोनों पदों के बीच में किसका प्रयोग कर देते हैं, और का प्रयोग कर देते हैं। जैसे देश और विदेश, सीता और राम, राधे और श्याम, हरि और हर। 25 का हम देखेंगे 5 और 20। ऐसे ही कृष्ण अर्जुन का देखते हैं हम, कृष्ण और अर्जुन। इस प्रकार से हम इतरेतर द्वंद्व को देख सकते। अब हम देखते हैं विकल्प द्वंद्व को हम कैसे समझेंगे। विकल्प द्वंद्व में हमने देखा क्या था, यहाँ पे हमने देखा था कि जब विकल्प द्वंद्व का समास विग्रह करते हैं तो यहाँ पे या फिर अथवा का प्रयोग करते हैं दोनों पदों के बीच में। साथ साथ विकल्प द्वंद्व में आने वाले उदाहरण सभी के सभी कैसे होते हैं, हमारे विलोम होते हैं। तो जैसे हम देख सकते हैं, जय पराजय। जय पराजय। अब जय पराजय को आप कैसे लिखोगे, जय पराजय को लिखोगे जय या पराजय।
अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पे ज्यादातर या का ही प्रयोग होगा। अथवा का प्रयोग तब होता है जब तीसरा शब्द आता है, तो यहाँ पे तीसरा शब्द नहीं आएगा तो अथवा का प्रयोग नहीं होगा। केवल दो ही शब्द आते हैं, दो ही पद आते हैं, तो वहां पे हम दो पदों के बीच में केवल या का ही प्रयोग करते हैं। जहां पे तीन पद आ जाते हैं, जैसे जय या पराजय अथवा, तब कोई तीसरा शब्द आता है, तब हम अथवा का प्रयोग करते हैं। अदरवाइज दो पदों के बीच में तो हम केवल या का ही प्रयोग करेंगे। तो जय पराजय को हमने क्या बोल दिया, जय या पराजय। ऐसे हम देख सकते हैं लाभालाभ, लाभालाभ। अब एक दृष्टि में हमको क्या लग रहा है कि लाभ और लाभ, लेकिन हम इसको अलग अलग करेंगे, समास विग्रह करते हैं तो हमारा निकल के आता है लाभ या अलाभ। ठीक है, तो क्या बन जाएगा इसका, लाभ या अलाभ। अब हम यहां पे देख रहे हैं कि हमेशा कैसे हमारे ये विलोम है। जैसे और भी हम देख सकते हैं सत्यासत्य, सत्यासत्य। सत्यासत्य का क्या बनेगा आपका, सत्य या असत्य। और भी देख सकते हैं जैसे दो चार, दो चार। अब दो चार का क्या बनता है, दो या चार। जैसे 10-20, 10-20, तो 10-20 का क्या बनेगा, 10 या 20। और भी हम इसके उदाहरण देख सकते हैं, शीतोष्ण, शीतोष्ण। शीतोष्ण का क्या बनेगा, शीत या उष्ण। अब ये वाला विकल्प बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट मान के चलते हैं, जैसे शीत या उष्ण। अब ये क्या प्रकट कर रहा है, ये भी विशेषण है शीत और उष्ण भी विशेषण है। तो हमने देखा था कि जब विशेषण और विशेषण की पुनरावृत्ति होती है तो हमने कर्मधारय समास देखा था, जैसे लाल लाल, हरा हरा, सफेद जग, ऐसे करके हमने देखा था कि जहां विशेषण और विशेषण की पुनरावृत्ति होती है वहां पे हमने कर्मधारय समास माना था। तो ये भी विशेषण और ये भी विशेषण, शीत भी विशेषण, उष्ण भी विशेषण, तो यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाना चाहिए था। लेकिन हम क्या देखते हैं, विकल्प द्वंद्व में भले ही हमको विशेषण और विशेषण मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमेशा विलोम की स्थिति रहती है। तो जहां विशेषण भी विलोम का अर्थ देने लगे, विलोम जैसे आ जाए, जैसे शीत एकदम ठंडा, उष्ण क्या है, गर्म, तो विशेषण भी क्या है ये विलोम दे रहे हैं हमको। तो यहाँ पे शीतोष्ण किसका उदाहरण माना जाएगा, विकल्प द्वंद्व का माना जाएगा। तो शीत या उष्ण, ऐसे करके हम और देख सकते हैं, जैसे यश अपयश, यश अपयश। तो इसका क्या हो जाएगा, यश या अपयश। तो यहां से हमने क्या देखा कि विकल्प द्वंद्व में पहले तो जो भी पद आएंगे एक दूसरे के बिल्कुल विलोम होंगे। जब इनका समास विग्रह करते हैं तो इनके बीच में हम या अथवा को जोड़ते हैं। अथवा हम तब लगाते हैं जब तीन पद होते हैं, लेकिन दो पदों में हम केवल या का ही प्रयोग करते हैं। जैसे लाभ अलाभ, तो लाभ या अलाभ, सत्यासत्य, सत्य या असत्य। दो चार में हमको क्या मिल रहा है, दो या चार, एक दूसरे के बिल्कुल विलोम। 10-20, 10 या 20। शीतोष्ण, शीत या उष्ण। यश अपयश, यश या अपयश। अच्छा, यहाँ पे एक बात और समझ लें, जैसे मैंने क्या बताया था कि जो भी संख्या 10 के मल्टीपल में होती है वो हमारी कैसी मानी जाती है, द्विगु मानी जाती है। लेकिन संख्याएं भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें दो पद होने चाहिए, तभी हमारा क्या माना जाएगा, तभी हमारा समास माना जाता है। अब जहां समास में एक ही पद होता है तो वो समास माना ही नहीं जाएगा। जैसे मान के चलिए आपने ले लिया 70, 80, 50, तो इन संख्याओं में एक ही पद होता है, तो इन संख्याओं में कोई समास माना ही नहीं जाता। पहले तो मैं ये बता दूं आपको। अब 10 और 20 है, तो यहाँ पे एक पद 10 हो गया, एक पद 20 हो गया, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, दो पद मिल रहे हैं। इसलिए आपको अब दो पद आ गए और एक दूसरे के विलोम भी हैं, इसलिए हम क्या देखते हैं, विकल्प द्वंद्व या वैकल्पिक द्वंद्व समास देखते हैं। अब हम देखेंगे समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व में हमने क्या देखा, समाहार द्वंद्व में हमने देखा था कि समास विग्रह करते हैं इसका, तो इसमें हम लगाते हैं इत्यादि या आदि।
अब प्रश्न ये उठता है कि आदि कब लगाते हैं और इत्यादि कब लगाते हैं। तो जब दो पद आते हैं तब उनके पीछे हम आदि का प्रयोग करते हैं, और दो से अधिक पद आते हैं, 3 या 4 पद आने लगते हैं, तो उसके पीछे हम इत्यादि का प्रयोग करेंगे। ये मैं लिख दे रहा हूं, जैसे मान के चलिए दो पदों के लिए क्या आएगा आपका आदि, और दो से अधिक जब आए तो उसके लिए क्या आता है इत्यादि। साथ साथ हम एक चीज और देखेंगे इसमें कि इसमें आने वाले शब्द कैसे होते हैं, हमारे हमेशा बहुवचन होते हैं। साथ साथ एक चीज और रह गया था, जो वो मैं अभी लिख देता हूं कि इसमें सार्थक और निरर्थक शब्दों का प्रयोग होता है। शब्दों का प्रयोग, तो सार्थक और निरर्थक शब्द क्या होते हैं, जैसे मान के चलिए साग पात, चाय बाय। अब चाय से हमारा पूरा अर्थ निकल रहा था, लेकिन हम चाय के साथ भी क्या लगा देते हैं बाय। साग का मतलब साग निकल रहा था, लेकिन हम पात भी लगाते हैं। तो ये हमारे सार्थक शब्द थे, लेकिन इनके साथ हमने क्या कर दिया, निरर्थक शब्द का भी प्रयोग कर दिया। जैसे कपड़ा लत्ता। अब लत्ता के यहां पर कोई उपयोग नहीं था, फिर भी हमने इसका प्रयोग कर दिया। तो जैसे बहु बेटियां, तो अब हम क्या देखते हैं, इन शब्दों के साथ हमेशा किसका प्रयोग होगा, आदि का प्रयोग होगा। जहां सार्थक और निरर्थक शब्द मिल जाते हैं उनके साथ किसका प्रयोग होता है, आदि का। तो इसका समास विग्रह कैसे करेंगे, साग पात आदि, चाय बाय आदि, कपड़ा लत्ता आदि, बहु बेटियां आदि। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या देखा, दो पद हैं, जहां पे दो से अधिक पद मिल जाते हैं वहां पे हम क्या करते हैं, इत्यादि का प्रयोग करते हैं। अब जैसे हम पढ़ते हैं दाल बाटी चूरमा, कंदमूल फल, यहां पे हम जैसे देख सकते हैं, जैसे दाल बाटी चूरमा। तो अब इसका हम कैसे करेंगे, दाल बाटी चूरमा इत्यादि, ठीक है, दाल बाटी चूरमा इत्यादि। और हम जैसे और देख सकते हैं कंद मूल फल। अब इसका हम कैसे करेंगे, कंद मूल फल इत्यादि। क्योंकि हमारे यहां पे देख रहे हैं कि यहां पे दो पदों से अधिक पद मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं या 3 से अधिक भी मिल जाए, तो वहां पे हम क्या प्रयोग करेंगे, इत्यादि का प्रयोग करेंगे। इसके हम कुछ अन्य उदाहरण भी देखते हैं, जैसे मारपीट, कंकड़ पत्थर, धोती कुर्ता। तो अब इनका जब हम समास विग्रह करेंगे तो कैसे करेंगे, मार पीट आदि, कंकड़ पत्थर आदि, धोती कुर्ता आदि। तो इन सबके साथ हम कैसे प्रयोग करेंगे, आदि का प्रयोग कर देंगे। क्या लगाएंगे, आदि। जैसे एक और पढ़ लेते हैं हम, जैसे लाल बाल पाल। तो अब इसका जब हम समास विग्रह करते हैं तो अब देखो दो पद से अधिक पद है, तो हम क्या करेंगे, लाल बाल पाल इत्यादि। तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, इत्यादि। तो आज हमने क्या देखा कि द्वंद्व समास में शुरुआत हमने कहां से की थी कि ये उभय पद प्रदान होता है, मतलब इसके दोनों ही पद प्रदान होते हैं। साथ साथ हमने एक चीज और देखी कि द्वंद्व समास में आने वाले उदाहरण या तो विलोम होते हैं या विलोम जैसे प्रतीत होते हैं। द्वंद्व समास को हमने 3 भागों में विभाजित किया, एक इतरेतर द्वंद्व, एक वैकल्पिक द्वंद्व और एक समाहार द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व में हमने देखा था कि इसका समास विग्रह करते हैं तो और का प्रयोग करते हैं। साथ साथ वैकल्पिक में हमने देखा या तो उसमें या का प्रयोग करेंगे या अथवा का प्रयोग करेंगे। और समाहार द्वंद्व में हमने देखा आदि का प्रयोग करते हैं या इत्यादि का प्रयोग करते हैं। अब हम अगला समास देखते हैं, बहुब्रीहि समास।
अब समास नेक्स्ट है आपका बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। अब बहुब्रीहि समास पद की प्रधानता पे कैसा है आपका, तो ये आपका होता है उभय पद अप्रधान समास। अप्रधान समास मतलब इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ना तो पहला पद प्रधान होगा ना दूसरा पद प्रधान होगा, कोई अन्य ही पद प्रधान होता है। जैसे मान के चलिए, एक उदाहरण से समझ सकते हैं। उदाहरण, अब उदाहरण जैसे लंबोदर। अब लंबोदर का हम देखते हैं कि लंबा प्लस उदर मतलब बड़ा, और उदर कहते हैं पेट को, तो बड़ा है पेट, लंबोदर। अब ये तीसरे के रूप में निकलता है, अर्थात गणेश के रूप में आता है। क्या हो जाता है इसका हो जाता है रूढ़। अब हम देखेंगे कि शब्द तीन तरीके से हम देख सकते थे। कैसे देख सकते हैं? रूढ़, और साथ साथ देखेंगे यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ यौगिक, अब दोनों को मिश्रित कर देते तो क्या बन जाता है? योग रूढ़ बन जाता है। तो अब हम देखते हैं, जैसे देखो, रूढ़ में न तो आपका कोई समास होता, ना कोई संधि होती, ना कोई प्रत्यय होता, ना कोई उपसर्ग होता। साथ साथ यौगिक में क्या क्या हो सकता है? यौगिक में आपका देखो, संधि हो सकती है, साथ साथ उपसर्ग हो सकता है, और प्रत्यय भी होता है, प्रत्यय भी हो जाता है, और समास भी होता है। यहां पे लिख देता हूं समास। परंतु एक कंडीशन रहती है यहाँ पे बहुब्रीहि समास को छोड़कर जितने भी अन्य समास होते हैं सबके सब यौगिक में आ जाते हैं, लेकिन बहुब्रीहि समास किस में आता है? वो योग रूढ़ में आता है। तो मैं लिख देता हूं समास के आगे, बहुब्रीहि समास को छोड़कर, बहुब्रीहि समास को छोड़कर शेष अन्य समास किसमें आ जाते हैं? आपके यौगिक में आ जाते हैं। साथ साथ अब बहुब्रीहि समास किसमें आता है? योग रूढ़ में। तो यहां पे लिख दे रहा हूं बहुब्रीहि समास योग रूढ़ में आता है। तो जितने भी बहुब्रीहि समास के उदाहरण होंगे वो योग रूढ़ कहलाते हैं। और यौगिक में क्या हो सकता है? संधि हो सकती है, उपसर्ग हो सकता है, प्रत्यय हो सकता है, समास भी हो सकता है। परंतु बहुब्रीहि समास किसमें होता है? योग रूढ़ में। बहुब्रीहि समास यौगिक शब्दों में नहीं माना जाता। तो अब तक हमने क्या देखा? बहुब्रीहि समास में उभय पद अप्रधान समास रहते हैं, मतलब इसमें न तो पहला पद प्रधान होगा न दूसरा पद प्रधान होगा, कोई अन्य तीसरा ही पद प्रधान होगा, मतलब तीसरा रूढ़ के रूप में आ जाता है, योग रूढ़ बन जाता है उसका, तो वो बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे अब हम इसकी परिभाषा को देखते हैं कि परिभाषा क्या बन जाती है। तो हम डाल देते हैं परिभाषा। ऐसा समास जिसका कोई पद प्रधान न होकर अन्य तीसरा पद ही प्रधान रहता है, क्या कहलाता है? बहुब्रीहि समास कहलाता है। बहुब्रीहि समास कहलाता है।
और हम यहाँ पे क्या देखेंगे, मोस्टली यहाँ पे हम जो पौराणिक मतलब ग्रंथों से संबंधित जितने भी हमारे देवी देवताओं के नाम होते हैं वो सबके साथ हमारे बहुब्री समास में आते हैं। अच्छा, एक नोट हम यहाँ पे ये भी जान सकते हैं कि जितने भी शब्द होंगे, जितने भी आपके बहुब्री समास के उदाहरण होंगे, उनमें कोई ना कोई पहले से समास निहित रहता है, क्योंकि बहुब्री समास किसी दूसरे समास को अपनी ओर आकर्षित करता है, जबरदस्ती अपना बना लेता है। तो इसका मतलब क्या है, जितने भी बहुब्री समास के उदाहरण होंगे उसमें कोई ना कोई समास पहले से निहित होगा। जैसे मान के चलिए, हम देखा था पीताम्बर, पीताम्बर में हमने देखा था कि पीला है अंबर। यदि पीताम्बर कोई रेखांकित करके डाल दिया जाए ऐसे कि वह पीताम्बर उड़ के जा रहा था, तो वहां पे हम भगवान विष्णु को नहीं ले सकते या भगवान कृष्ण को नहीं मान सकते, क्योंकि वहां पे पीला वस्त्र के रूप में आ रहा था। और केवल पीताम्बर मिल जाए आपको तो फिर हमारा बहुब्री समास माना जाता है। ऐसे ही मान के चलिए जैसे त्रिलोकी, अब जिसका तीन लोक पर शासन करने वाला उसको हम त्रिलोकी बोल देते हैं, तो ये बहुब्री समास में आ जाएगा। लेकिन हमने देखा था त्रिलोकी जहां पे त्रि माने तीन संख्या आ रही है आपकी, और जहां 1 से लेके 10 तक की संख्याएं आती हैं, तो हमने उसको द्विगु समास में भी देखा था। तो हम तात्पर्य क्या निकाल सकते हैं यहां से कि जितने भी बहुब्री समास के उदाहरण होते हैं पहले से किसी न किसी समास के उदाहरण होते ही हैं, लेकिन प्राथमिकता हमको किसको देनी होती है, बहुब्री समास को। यदि बहुब्री समास का विकल्प न मिले तब हम उन विकल्पों को मान सकते हैं। तो अब हम इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। उदाहरण जैसे आशुतोष, आशुतोष। अब आशुतोष का जब हम शाब्दिक विग्रह करते हैं, समास विग्रह करते हैं, तो क्या निकलता है, आशुधन तोष। आश माने शीघ्र और तोष माने होता है प्रसन्न होने वाला, अर्थात शीघ्र प्रसन्न होने वाला, शीघ्र प्रसन्न होने वाला। अर्थात अब शीघ्र प्रसन्न होने वाला कौन होता है, हमारा शिव। तो देखो हमारा एक अन्य रूढ़ होके क्या निकला, शिव के अर्थ में निकला। तो आशुतोष किसको बोलते थे, हम शिव को बोलते हैं। तो हमारा शिव क्या है, एक धार्मिक ग्रंथ से हमारे संबंधित है, पौराणिक कथाओं से संबंधित है। ये हमारे सभी के सब किस में माने जाते हैं, बहुब्री समास में माने जाते हैं। और ये हम देख सकते हैं जैसे हंस वाहिनी, हंस वाहिनी। अब हंस है जिसका वाहन अर्थात मां सरस्वती, तो हंस है जिसका वाहन अर्थात सरस्वती। और भी हम देख सकते हैं जैसे अनंग, अनंग, अतनु, अतनु। और भी हम देख सकते हैं मकरध्वज, मकरध्वज, रतिपति, रतिपति। ये सभी के सब हम किसके अर्थ में लेते हैं, हम कामदेव के अर्थ में लेते हैं। किसके, कामदेव के अर्थ। अतनु तन रहित, मकर ध्वज, मकर जैसे ध्वज है, रतिपति मतलब रति की है जो पति, कौन है आपके, कामदेव। और ये हम कुछ उदाहरण देख सकते हैं इसमें, जैसे हमने एक और चीज देखा था जब हमने अव्ययभाव समास को जब पढ़ा था, तो हमने देखा था स या सह उपसर्ग वाले जो भी हमारे उदाहरण माने जाते हैं वो हमारे बहुब्री समास में आते हैं। तो नोट लिख के बता देता हूं इस चीज को, नोट स या सह, और ये अर्थ कैसा देते हैं, साथ में, साथ में या सहित। स या सह वाले जितने भी उदाहरण कैसे अर्थ देते हैं, साथ में या सहित। और सबके सब इनसे निर्मित शब्द कैसे माने जाते हैं, हमारे बहुब्री समास के शब्द माने जाते हैं। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, स या सह से निर्मित शब्द हमेशा बहुब्री
बहुब्रीहि समास में आते हैं। जैसे कुछ उदाहरण देख सकते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं सानुज मतलब अनुज के साथ। ऐसे हम देखते हैं सपत्नीक, ठीक है। सपरिवार, ये सबके सब भगवान श्री राम के अर्थ में आते हैं। अनुज के साथ, पत्नी के साथ और पूरे परिवार के साथ। ये किसके साथ आते हैं? आपके राम के अर्थ। तो हमने क्या देखा, स या स से जो भी शब्द बनते हैं, जैसे और भी हम देख सकते हैं, जैसे सफल भी हमारा किस में आ जाएगा? इसी में आ जाएगा। स या स से निर्मित जो भी शब्द होते हैं वो सबके सब हमारे बहुब्रीहि समास में आते हैं। अब हम देखते हैं, जैसे यदि आपका बहुब्रीहि समास ऑप्शन में न मिले तब आप इसको अव्ययभाव समास में टिक कर सकते हो। कहीं परीक्षाओं में, जैसे राजस्थान की परीक्षा होती है, उसमें इसको वो अव्ययभाव समास मान के चलता है, और उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में इसको क्या मान के चलता है? वो बहुब्रीहि समास मान के चलता है। तो हमें अपने हिसाब से, अपने स्तर से उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के एग्जाम देने हैं, उस हिसाब से मान के चलिए। तो इसको हम कहां पे रखेंगे? बहुब्रीहि समास में रखेंगे। ये एक ऑथेंटिक डाटा है, आप इस पे पूरा भरोसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो हमने क्या देखा, बहुब्रीहि समास में न तो पहला पद प्रधान होता, न द्वितीय पद प्रधान होता, कोई अन्य तीसरा ही पद प्रधान होता। और साथ साथ हमने देखा, जो शब्द हमने देखे थे रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो रूढ़ शब्दों में न तो उपसर्ग होते, न प्रत्यय, न संधि, न समास। साथ साथ यौगिक शब्दों में क्या? प्रत्यय भी होते हैं, उपसर्ग भी होते हैं, समास भी होते हैं और संधि भी होती है। लेकिन समास में सभी समास होते हैं, लेकिन बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण आते हैं वो यौगिक शब्द में नहीं आते। वो कौन से में आते हैं? तो वो योग रूढ़ शब्द में आते हैं। तो योग रूढ़ में आने वाले सभी उदाहरण कौन से माने जाते हैं? बहुब्रीहि समास के उदाहरण माने जाते हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि आपके और भी साथी हैं इसका लाभ ले सकें। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहते। अब मिलते हैं अगली क्लास में। आशा करता हूं तब तक आप स्वस्थ रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे। धन्यवाद।